नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th की सोशल साइंस की एनसीईआरटी जिसका नाम है द अर्थ अवर हैबिटेट। तो हम इसमें सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1 का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टार्टिंग में बेसिक कन्वर्सेशन दिया हुआ है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, और हम इसको आगे जाके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फुल मून नाइट क्या होती है, न्यू मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, पोल स्टार क्या होता है, द सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी और बॉडीज़ हैं। फिर हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे अपने सन के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में और अर्थ के बारे में। इसी तरह हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोराइड्स क्या होते हैं और गैलेक्सी क्या होती है। बेसिकली हम ये भी जानेंगे कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं। अभी आपके पास एक, आप सोच रहे होगे कि ऐसी गैलेक्सी तो बहुत सारी है, लेकिन हम किस गैलेक्सी में रहते हैं मैं बताती हूँ। हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसको बोला जाता है, जिसका एक और नाम है आकाशगंगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है कि फुल मून नाइट क्या होता है। फुल मून नाइट को हम बोलते हैं पूर्णिमा। मून है जनरली अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप्स में दिखता है, बट फुल मून नाइट वो होती है जब मून पूरा दिखता है, फुल दिखता है। उसी तरह न्यू मून नाइट क्या होती है, न्यू मून नाइट को बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा होता है, दिस इज न्यू मून नाइट। द सन, अब आप मेरा कर्सर देखिएगा, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। वो गैसेस की बनी होती है, उनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है। तो ऐसे बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बॉडीज को हम बोलते हैं स्टार्स। तो बेसिकली सन क्या है, सन भी एक अपना स्टार है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज कॉन्स्टलेशन। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. तो ऐसे पैटर्न जो ग्रुप ऑफ स्टार्स को मिलके बनते हैं, साइड में आप इमेज में देख सकते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो कुछ कॉन्स्टलेशंस के नाम यहाँ दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट इज उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। एक और जो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है वो कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि। सप्तऋषि अपन बहुत बार अपने बड़े बूढ़े अपन को बताते भी हैं कि देखो ये सप्तऋषि बन रहा है, जहाँ पे 7 स्टार्स होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो ये मिलके बनता है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। अब ये जो कॉन्स्टलेशन वगैरह है ना, कॉन्स्टलेशन में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो उनमें से एक स्टार होता है पोल स्टार। इसमें आप इमेज में देखिए, वो लड़की की आईज सीधे कहाँ पॉइंट कर रही है, पोल स्टार की ओर। तो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नाउ हम आगे आते हैं, व्हाट आर प्लैनेट्स। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट अप बाय द लाइट ऑफ स्टार्स।
सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। तो द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, प्लैनेट कहाँ से बना है? ग्रीक वर्ड है एक प्लैनेटिया, जिसका नाम है वैंडरर्स। वैंडरर्स मतलब होता है जो हमेशा घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. तो अर्थ को अपनी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, जो हम सन बोलते हैं ना, वहां से उसको हीट और लाइट मिलती है। और सन क्या है? सन एक स्टार है। जो मून हम देखते हैं, वो अपन आते हैं मून के बारे में, तो क्या लिखा है? द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। वो क्या है? सैटेलाइट है। इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ, और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो कितने प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं। अब अपन पढ़ेंगे बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सोलर सिस्टम के बगल में लगाया हुआ है 3 स्टार। तो 3 स्टार मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में और यूपीएससी में भी। तो यूपीएससी में 1998 में आया है, यूपीपीसीएस में 1992 में आया है, और सीजीपीएससी में 2018 में आया है। तो अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में लिखा हुआ है द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कौन कौन सी? एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। ये पूरी सोलर फैमिली का जो हेड होता है वो कौन होता है? सन होता है। अब बेसिकली ये वाले पेज में देखो, ये वाले पेज में आपको बताया गया, पहले चलो अपन इस पेज को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इस पेज में आपको बताया गया है कि सोलर सिस्टम कैसा दिखता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बीच में सन है, फिर प्लैनेट्स हैं, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आता है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ आ रहा है? अर्थ और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, सॉरी। तो जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो भी बोला करते थे, बट प्लूटो अब हट गया है। तो बेसिकली देयर आर 8 प्लैनेट्स। अब आते हैं अपन सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन क्या है? सन अभी अपन ने फोटो में देखा, इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। कहाँ पे है सन? एकदम सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt by us despite being our nearest star. क्यों हम उसकी हीट को फील नहीं कर पाते उतना ज़्यादा? बिकॉज द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सोचो कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. अब बेसिकली ये जो डू यू नो वगैरह में लिखा हुआ है वो अपने उतना ज़्यादा काम का नहीं है अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से. अब आते हैं अपन प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार, मतलब ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है. तो यूपीएससी में 2002 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में 1992 में, 2010 में और 2012 में. अभी अपन ने देखा था फोटो में कि कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं. तो 8 प्लैनेट्स के नाम फटाफट रिवाइज कर लीजिए. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. अब देखो यहाँ पे आप सभी को याद करने के लिए कितना इजी ट्रिक दिया हुआ है. क्या निमोनिक बनाया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी ने खुद बनाया है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. अब आता है कि हम इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स. These paths are elongated and these are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes about कितना दिन लगता है उसको? 88 days लगता है to complete one circle around its orbit. Venus is considered as Earth's twin. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटे छोटे एसएससी वगैरह वाले एग्जाम्स में पूछ देता है. तो Venus is considered as Earth's twin. क्यों बोला जाता है उसको? Because of its size and shape which is very similar to that of Earth. अभी जो मैंने बताया कि टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन अ डिसीजन टेकन सेड दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड एज डॉर्फ प्लैनेट. उसको क्या बोलेंगे? अब हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे, उसको हम डॉर्फ प्लैनेट बोलेंगे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द अर्थ. बेसिकली हम जिस प्लैनेट में रह रहे हैं वो अर्थ है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अर्थ 3rd नंबर का प्लैनेट है. अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. साइज के हिसाब से इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. और क्या है? ये स्लाइटली फ्लैटेंड है ऊपर और स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, इसलिए इस शेप को क्या बोला जाता है? जियोइड. तो कभी आपसे पूछे कि अर्थ का शेप क्या है, तो अर्थ का शेप है जियोइड, और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप.
याद रखिएगा, ठीक है। Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. अब Earth को हम और क्या बोलते हैं? Earth को हम बोलते हैं blue planet. क्यों बोलते हैं? From the outer space, Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. तो इसका 2/3 सरफेस वाटर से कवर है, इसलिए ये बाहर से अपन को कैसा दिखता है? ब्लू प्लैनेट दिखता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आइए, साइड में लिखा हुआ है, देखो, डू यू नो में आई हैव हाईलाइटेड इट। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड में द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। तो जो लाइट सन एमिट करता है उसको अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लग जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। कब गए थे वो सबसे पहले? 21 जुलाई 1969 में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द मून। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो क्या बोलना चाह रहा है कि अर्थ का, मून का साइज कितना है? मून का डायमीटर सिर्फ 1/4 ऑफ द अर्थ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा क्यों दिखता है? इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो मून बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से हमारे अर्थ से पास है, इसलिए मून हमको बड़ा दिखता है। नीचे आइएगा, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us on Earth. तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि मून को जितना टाइम रिवॉल्यूशन में लगता है उतना ही टाइम रोटेशन में लगता है। मतलब मून अपने ही एक्सिस पे जितना टाइम एक सर्कल लगा, एक चक्कर लगाने में लगता है मून को, उतना ही टाइम मून को लगता है अर्थ की तरफ चारों चक्कर, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में। इसलिए अर्थ से हमको उसका हमेशा एक ही साइड दिखता है। The moon does not have conditions favorable for life. It has neither water nor air. मतलब बोल रहा है कि मून में कोई भी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है इंसान के सर्वाइवल के लिए। It has mountains, plains, depressions on its surface. These cast shadows on the moon's surface. तो जब हम मून को बाहर से देखते हैं तो वहाँ पे अपन को शैडो दिखता है, डिप्रेशन दिखता है। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि वहाँ पे प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, तो वो सब दिखते हैं अपन को नीचे से। अब यहाँ पे आइए, साइड में बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया गया है कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो क्या बोल रहा है? सैटेलाइट भी सेलेस्टियल बॉडी है। जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वैसे ही सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब सैटेलाइट का एक टाइप है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। जैसे मून अभी अपन ने पढ़ा, तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अपने अर्थ की। वैसे एक दूसरी टाइप की सैटेलाइट होती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो कुछ कुछ सैटेलाइट्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब क्या है? अपने सैटेलाइट्स के नाम है बेसिकली। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया अभी, इनसेट, IRS और एडुसेट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। देखो एस्टेरॉइड का साइड में फोटो बना हुआ है। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो अभी क्या बोलना चाह रहा है कि स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा और भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में जो सन के अगल बगल घूमती रहती हैं। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। These are found between the orbits of Mars and Jupiter. देखो अभी अपन ने वो फोटो देखी थी ना, एक बार अपन वापस चलते हैं उसी फोटो पे। ये जो बड़ा सा पूरे पेज में सोलर सिस्टम बना हुआ था, ये दिखा आप सभी को एस्टेरॉइड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में है। तो यहाँ पे बनता है एस्टेरॉइड बेल्ट। Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. अब आते हैं meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. तो जो छोटे छोटे रॉक के पीसेस है जो सन के अगल बगल रहते हैं, उनको बोलते हैं meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they are heated up and burn. तो क्या होता है, जब वो अर्थ की तरफ आते हैं तो एयर फ्रिक्शन के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं।
तो इससे क्या क्रिएट होता है? इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स अ मीटियोर बीइंग विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. और कभी कभी क्या होता है कि मीटियोर जब आता है अंदर तो वो पूरा जल नहीं पाता और वो अर्थ के किसी पार्ट में गिर जाता है, तो उससे क्या होता है? बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. तो अब बोल रहा है कभी कभी ना स्काई में हमको क्लियर जब स्काई होती है ना तो एक ग्लोइंग पाथ दिखता है, तो वो मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है. तो उस बैंड का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं ना, देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make up the universe. तो क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है, तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी को मिलके बना है एक यूनिवर्स. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we all of us know that we belong to this universe. अब यहाँ पे एक फोटो देखिए, बहुत प्यारी फोटो है जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स, उसके बाद यूनिवर्स के अंदर है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर है अर्थ, और उसी अर्थ के अंदर हम रहते हैं. तो आई होप कि ये चैप्टर सबको क्लियर होगा. ये चैप्टर ना बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें अभी तक नहीं पूछे गए हैं यूपीएससी के मेंस में. अब अपन आते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब. हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है. तो सबसे पहले लेट अस टेक एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. तो इस चैप्टर में क्या क्या आएगा? लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या क्या होती हैं, हीट जोन्स ऑफ अर्थ क्या क्या होते हैं, जैसे फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ये सब क्या होते हैं. फिर लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं. लॉन्गिट्यूड्स में एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, तो हम प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेट, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये पूरे ग्लोब में और पूरे मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे. और टाइम कैसे चेंज होता है जैसे जैसे हम अपनी प्लेसेस चेंज करते हैं. फिर हम आएंगे इंडिया में कौन सी टाइम लाइन फॉलो की जाती है. तो हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसको IST बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. तो हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और इस प्रकार से ये हम अपना पूरा चैप्टर इस वाली वीडियो में सेकेंड चैप्टर भी कवर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं. तो ग्लोब के बारे में देखते हैं. आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, साइड में देखिए, ग्लोब को मैंने हाईलाइट किया है. तो ये ग्लोब बना हुआ है. तो अपन सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर, यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ के थोड़े नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि ग्लोब क्या होता है. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. तो ग्लोब क्या है? अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है. ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. बहुत बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं विच कैनॉट बी कैरीड ईजिली, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. तो देखिए आप फोटो में ये ग्लोब में, यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे कर्सर रखी हूँ, ये ग्लोब फिक्स नहीं होता है, इस ग्लोब को आप रोटेट कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. तो जहाँ से needle pass हो रही है देखिए, ये जो टॉप में एक पॉइंट है और जो बॉटम में एक पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं पोल्स. तो ये क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. The globe can be moved around this needle from west to east. कैसे? West to east, just as the earth moves. तो हमको पता चल गया कि अर्थ कैसे मूव करता है, west to east. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal halves. तो अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है 2 equal half में, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट.
तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हाफ, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हाफ, और जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, इन सब चीजों के बारे में यूपी पीसीएस 2000 में, उत्तराखंड पीसीएस 2003 और 2005 में पूछा गया है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे फोटो देखिए आप, राइट साइड में ग्लोब का रिप्रेजेंटेशन है दूसरे एंगल से। तो यहाँ पे हम अलग अलग सेगमेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिटेल में। Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth. ये देखिए डॉट डैश 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 जो लाइन जा रही है ये इक्वेटर है। All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. तो ये जो 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और नीचे जो 20 डिग्री साउथ लिखा है, इन सबको क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स को किस में मेजर किया जाता है? डिग्रीज में, जैसा कि आपने देखा 20 डिग्री, 40 डिग्री। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। ये जो 20 डिग्री के नीचे इक्वेटर लिखा हुआ है ना, उसका क्या है? 0 डिग्री है। तो इक्वेटर इज इक्वल टू 0 डिग्री लैटिट्यूड। Since the distance from the equator to either side of poles is 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus, 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. As such, all parallels north of equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of equator are called south latitudes. The value of each latitude therefore followed either by the word north or south, या उनका representation हो जाता है N या S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, that is India, and Belo Horizonte in Brazil, South America. तो दो places की बात कर रहे हैं, चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है और बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राजील साउथ अमेरिका में है। तो these are located on the parallels both 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही लोकेटेड है। लेकिन जो महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है इक्वेटर के, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ पे है। Therefore, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो अभी अपन ने ये तो देख लिया कि लैटिट्यूड कौन सी, मतलब लैटिट्यूड क्या होती हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बट उसमें ना कुछ लाइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री है। अब नॉर्थ पोल क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ पोल क्या है? 90 डिग्री साउथ। तो देर आर 4 इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है लैटिट्यूड्स के, 4 और। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, इक्वेटर के ऊपर बना हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे दिख रहा है 23.5 डिग्री साउथ। फिर आर्कटिक सर्कल ऊपर दिख रहा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एंटार्क्टिक सर्कल जो कि नीचे दिख रहा है 66.5 डिग्री साउथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आते हैं अपन हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो हीट जोन्स ऑफ अर्थ में 3 हीट जोन्स होती है। टॉरिड जोन, देखो आपको बोल्ड में दिख रहा है जो मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ। दूसरी है टेम्परेट जोन, और तीसरी है फ्रिजिड जोन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. समझ आया torrid zone? Next is temperate zone. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature and are called, and this zone is called temperate zone. अभी ये वाली फोटो में देखो, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच को बोलेंगे टॉरिड जोन। फिर वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में बोलेंगे टेम्परेट जोन। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में बोलेंगे टेम्परेट जोन। फिर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में बोलेंगे फ्रिजिड जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में बोलेंगे फ्रिजिड जोन। Areas lying between Arctic Circle and North Pole in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere are very cold. यहाँ पे क्या होता है? It is because here the sun does not rise much above the horizon.
देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। तो इस जोन को बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन। अब लॉन्गिट्यूड क्या होती है? तो लॉन्गिट्यूड, अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। आप रिप्रेजेंटेशन देखिए एक बार ग्लोब का लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस से, यहाँ पे इमेज में बनी हुई है ना लॉन्गिट्यूड्स। To fix the position of a place, it is very necessary to know something more than the latitude of the place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, 20 degrees south पे ही located है. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these locations are located. तो इसको हम locate करते हैं longitude की help से. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. तो डिग्री के बाद हम मिनट्स में, मिनट्स फिर सेकेंड में. These are semi circles. जैसे लैटिट्यूड्स क्या थे? सर्कल्स थे, बट लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सेमी सर्कल्स हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडिली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles. देखो यहाँ पे क्या है? पोल्स के पास जा रहे हैं तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, लेकिन इक्वेटर के पास बढ़ा हुआ है डिस्टेंस. Unlike the parallels of latitudes, all meridians are of equal length. तो जो latitude थी वहाँ पे पूरी मेरिडियन equal length की थी. Thus it was difficult to number the meridians. मेरिडियन अभी अपन ने देखा था ना, तो क्या बोल रहा है? Unlike the parallels of latitude, latitude के parallels के opposite, the meridians होती हैं वो equal length की है. Thus it was difficult to number the meridians. Hence, all the countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich. तो अब एक कुछ कॉमन उस पर तो आना पड़ेगा ना, तो सब कंट्री ने एग्री किया कि हम ग्रीनविच के रेफरेंस से मेरिडियन को नापेंगे, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी. तो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. उसको हमने बोला कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. जैसे अपन ने ऊपर देखा था इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for east and W for west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ये तो अपन सोच ही सकते हैं. जैसे हम सब 0 डिग्री के पीछे जाएंगे तो वहीं पे 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन रहेगी एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन रहेगी. नाउ अब ये जो पूरे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिक्स होते हैं ना जब एक के ऊपर एक, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड. Look at the grid of parallels of latitudes and longitudes on the longitude on the globe. अब इससे क्या है? हम कोई भी लोकेशन को exactly trace कर सकते हैं. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other और उसी पॉइंट पे क्या रहेगा? अपना धुबरी लोकेटेड रहेगा. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये अपने काम की नहीं है, बट अपन को बस ये समझना है कि एक पॉइंट को हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड या सिर्फ लैटिट्यूड से किसी प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते, हमको दोनों चीज चाहिए. तभी वो ग्रिड बनेगा, तभी हम एग्जैक्टली उस लोकेशन को ट्रेस कर पाएंगे. अब ये वाला मैप अभी हम देखेंगे, लेकिन इसका जो कंटेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है. तो पहले हम उस कंटेक्स्ट को समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में समझाया है कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो shadow है वो shortest होती है noon में और longest होती है sunrise और sunset के समय. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all places along this meridian will have midday or noon. तो प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच पे जो प्राइम मेरिडियन है वहां पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा स्काई में, तो उस लॉन्गिट्यूड पे जितने भी जगह लोकेटेड हैं वहां पे मिड डे रहेगा या नून रहेगा. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those west of it will be behind it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. अब difference कैसे calculate करेंगे? तो उसके लिए अर्थ का रोटेशन टाइम को देखते हैं.
The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree for an hour or 1 degree in 4 minutes. तो basically 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो वो हुआ 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, that is 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time. That is वहाँ पे क्या होगा 1 PM हो जाएगा. लेकिन 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में क्या रहेगा, 1 घंटे पीछे चलेंगे अपन, तो वहाँ पे कितना बजा रहेगा 11 AM रहेगा वेस्ट में, ग्रीनविच पे रहेगा 12 नून, और ईस्ट पे रहेगा 15 डिग्री ईस्ट पे रहेगा 1 PM. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at its highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time of that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. ये important है कि जो places एक ही meridian पे located है वहाँ पे same local time रहेगा. अब हम इंडिया की बात करते हैं. तो इंडिया में वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे आप साइड में इंडिया का मैप देखिए और वहाँ पे बीच में एक डैश 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 करके एक लाइन जा रही है, मेरिडियन जा रही है, उसका नाम है 82.5 डिग्री ईस्ट. तो अब इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं. द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. अब जैसे जो यहाँ पे प्लेसेस हैं, जो यहाँ पे प्लेसेस है और जो यहाँ पे प्लेसेस हैं, हर का टाइम अलग अलग होगा. In India, for instance, there will be a difference of 1 hour 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो बोल रहे द्वारका जो गुजरात में और डिब्रूगढ़ आसाम में, इन दोनों के हम टाइम में डिफरेंस देखेंगे तो 1 hour 45 minute का डिफरेंस है. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time for the country. तो अब क्या बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं ना कि हर जगह का टाइम अपन अलग अलग वॉच एडजस्ट करते रहेंगे, तो एक कुछ स्टैंडर्ड उस पर आना पड़ेगा. तो in India, the longitude of 82.5 degree, that is 82 degree 30 minutes east, is treated as the standard meridian. और देखो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में कितने बार क्वेश्चन आ चुका है. यूपीएससी में 2011 में, फिर 1994 में, फिर एमपीपीएससी में 1992 में और यूपीपीसीएस में 2008 में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये जो 82.5 डिग्री है ना, उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अब ये बेसिकली ये बताया गया है टाइम के बारे में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हम सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी. जीएमटी इज ग्रीनविच मेरिडियन. अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में रहेगा वो आगे रहेगा टाइम में. तो इंडिया जो 82 डिग्री 30 minutes ईस्ट पे लोकेटेड है वो 5.5 घंटे आगे चलती है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से. तो यदि it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. तो यदि लंदन में 2 PM है, उस टाइम इंडिया में 7:30 PM होगा. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. जैसे कि रशिया. तो रशिया बहुत बड़ा एक्सटेंट है रशिया का, तो इसलिए उसने क्या किया, मल्टीपल टाइम जोन्स अडॉप्ट किए हैं. The earth has been divided. अब अर्थ के बारे में हम बोले तो अर्थ has been divided into 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच. तो अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, एक घंटे के. ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये आपको समझ आया होगा, है ना. अब अपन इस मैप में देखते हैं. ये मैप में देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे +12 फिर -12 फिर आगे जाते जाते जब पूरा मैप कवर होता है तो +11, मतलब इधर +12 बना हुआ है क्योंकि. तो पूरे मैप में 12 इधर 12 इधर, तो कितने 24 टाइम जोन्स हैं. और यहाँ पे देखो ये इंडिया, यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, ये इंडिया का लोकेशन है. तो हम 5.5 घंटे 5.5 hours जो भी अपन ने देखा, हम 5.5 घंटे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे चलते हैं. आई होप कि आप सभी को जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा और आप सभी स्पेसिफिकली PYQs पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे. अब हम इसके आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. अभी के लिए सभी को शुक्रिया. थैंक यू. हैव अ गुड डे.